हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक देखा हम लोगों ने कि पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होता है कि दो जो स्पीसीज जो पॉपुलेशन होते हैं उनमें से किसी ना किसी एक स्पीसीज को या दोनों स्पीसीज को जो है बेनिफिट होता है। लेकिन हमारे नेचर में हमेशा पॉजिटिव इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। हमारे जो नेचर है उसके अंदर जो है नेगेटिव इंटरेक्शंस भी होते हैं। हमारा नेचर बहुत फ्रेंडली नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपस में कॉम्पिटिशन्स करते हैं सोर्सेज के लिए, यानी कि फूड सोर्सेज के लिए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फूड सोर्सेज जो है वो स्कार्स होते हैं, तो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो आपस में कंपटीशन करते हैं, आपस में लड़ते हैं, ताकि उनको जो है एनर्जी मिल सके, ताकि उनको जो है न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो हमारे नेचर में ऑल इंटरेक्शंस आर नॉट पॉजिटिव, देयर आर मैनी इंटरेक्शंस ऑल्सो विच आर नेगेटिव। तो ऐसी इंटरेक्शन में जो सबसे पहली इंटरेक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक जो लायन है वो एक डियर को कंज्यूम करने के लिए, पहले उसने उसका शिकार किया, अभी इसको वो कंज्यूम करने के लिए जाएगा। दिस इज अ वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ प्रिडेशन। और मोस्टली लोगों को जब भी प्रिडेशन का नाम आता है तो हम लोग सोचते हैं प्रिडेटर। प्रिडेटर वो है कि लार्ज मैमल होता है, एक लार्ज एनिमल होता है, कार्निवोर होता है, जो दूसरे जो शॉर्ट या स्मॉल जो स्पीसी होता है उसको उसको हंट करता है, उसको किल करता है और उसको फिर कंज्यूम करता है। तो ये बेसिकली एक हमारे दिमाग में ना एक इस तरह की पिक्चर होती है कि प्रिडेशन के टाइम पे जो है एक लायन होता होगा, एक डियर होता होगा, वो उसको कंज्यूम करता होगा। सो दैट यस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिडेशन। बट प्रिडेशन इन जनरल इज वेरी ब्रॉड देन दैट अ नैरो एक्सप्रेशन ऑफ डियर एंड अ लायन। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्रिडेशन जो है एक नेगेटिव इंटरेक्शन है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड इज नेगेटिव इंटरेक्शन, इज पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रिडेशन इज अ नेगेटिव इंटरेक्शन। आई होप फ्यूचर में इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजिली मार्क कर सकते हो प्रिडेशन एज अ नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो, एक लायन को देख रहे हो, एक डियर को देख रहे हो। लायन इज अ डिफरेंट स्पीसी, डियर इज अ डिफरेंट स्पीसी। तो डेफिनेटली इस तरह का जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो रहा है। ठीक है। एक अलग स्पीसी है, एक अलग स्पीसी है। एक स्पीसी दूसरे स्पीसी के ऊपर डिपेंड करता है फॉर द फूड रिक्वायरमेंट, तो इसलिए उसको हंट करता है, उसको किल करता है, देन उसको कंज्यूम करता है। तो जब दो स्पीसी इस तरह में आपस में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज, तो इट इज इंटर स्पीसीज प्रिडेशन। ठीक है। तो एक चीज आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब इस तरह के दो स्पीसी होते हैं जो प्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह में नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पे जो एक स्पीसी होता है वो लार्ज होता है, तो डेफिनेटली एक स्पीसी जो है वो पावरफुल होगा। लेकिन जो दूसरा स्पीसी होता है वो स्मॉल होता है, वीक होता है, तभी तो वो हंट हो जाता है। अगर उसके वो इक्वल होता तो डेफिनेटली इसको वो फाइट करता, है ना, और वो बच के निकल सकता था। लेकिन बिकॉज एक लार्ज है एक वीक है, तो लार्ज जो प्रीडेटर होता है, लार्ज स्पीसीज को हम बोलते हैं प्रीडेटर, और जो स्मॉल स्पीसी होता है उसको बोलते हैं प्रे। तो प्रीडेटर जो है, प्रीडेटर कंज्यूम्स द प्रे फॉर द फूड रिक्वायरमेंट, फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द एनर्जी। ठीक है। अब इसको देख के ऐसा लगता है कि वो इसका कुछ नुकसान होता होगा हमारे इकोसिस्टम में, इसको देख के हमें ऐसा लगता है, बट नहीं। ये जो नेगेटिव इंटरेक्शन होती है, जो प्रिडेशन होती है, दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर इकोसिस्टम, वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर इकोसिस्टम। अब देखिए, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, सपोज कोई कोई फॉरेस्ट एरिया है, कोई ग्रास लैंड है, अगर वहां पे डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। नाउ डियर इज अ हर्बीवोर, है ना, तो बिकॉज डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि दोज डियर्स आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ ग्रास, है ना, ग्रेजिंग करेंगे तो वो ज़्यादा ग्रास कंज्यूम कर सकते हैं। तो हो सकता है ज़्यादा डियर की पॉपुलेशन होने की वजह से, ज़्यादा हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन उस एरिया में होने की वजह से वहाँ पे जो है ग्रास कम हो सकता है, एंड इट कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन ऑल्सो, सेमी डेजर्टिफिकेशन और कंप्लीट डेजर्टिफिकेशन ऑल्सो। क्योंकि जब ग्रास कवर ही कम हो जाएगा तो इट विल रिड्यूस द बेसिक वेजिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन एक लेवल से ज़्यादा ना बढ़े और वो हमारे इकोसिस्टम को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें, इसलिए वहाँ पे प्रीडेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रीडेटर्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकें। और जब प्रीडेटर और प्रेज की पॉपुलेशन जब आपस में मेंटेन होगी तो डेफिनेटली हमारा इकोसिस्टम भी प्रॉपरली बैलेंस रहेगा।
प्रॉपरली बैलेंस रहेगा। तो प्रीडेटर और प्रे की पॉपुलेशन की जो रेशो इस तरह से होना चाहिए कि ना तो प्रीडेटर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से होनी चाहिए कि डिमांड और सप्लाई वाला जो बैलेंस है वो बना होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के इंटरेक्शन को हम जो है एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब दिस इज नॉट फ्रेंडली, दिस इज अनफ्रेंडली इंटरेक्शन, सो दैट इज वाई एक और नाम है इसका एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, यूपीएससी वगैरह में, वो आपको जो है उसका जो पॉपुलर नेम होता है उसको देने की बजाय वो आपको जो है एक दूसरा नाम जो है, जो सिनोनिम या दूसरी टर्म उसके लिए यूज होती है, उसको भी दे सकते हैं कई बार। सो नाउ यू नीड टू नो दैट प्रीडेशन इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि प्रीडेशन कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक सो एज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। तो प्रीडेटर्स का होना बहुत जरूरी है टू चेक द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द प्रे और द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द हर्बीवोर्स। यहां पे एक डियर का एग्जांपल दिया है, आप दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हो। ठीक है, प्रीडेशन ऑल्सो कीप्स द चेक ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे, इट हेल्प्स द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। राइट, ये पॉइंट हो गया। नाउ अगले पॉइंट में क्या कर रहा है प्रीडेटर, देखिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या कोई ग्रासलैंड है, कोई फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे कई तरह के हर्बीवोर्स हो सकते हैं। वहाँ पे डियर भी हो सकता है, वहाँ पे काऊ भी हो सकती है, वहाँ पे बफेलो भी हो सकती है, वहाँ पे दूसरे हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब एक एरिया में इतने हर्बीवोर्स हैं यानी कि वहाँ पे प्रॉपरली बायोडाइवर्सिटी मेंटेन है, प्रॉपरली बायोडाइवर्सिटी मेंटेन है। ये बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने की जो काम है वो है प्रीडेटर का। देखिए अगर प्रीडेटर ना होता तो शायद वहां पे जो है इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलती। अब प्रीडेटर क्या करता है, जैसे डियर है वहां पे, या काऊ है वहां पे, बफेलो है, या जो भी दूसरे जो हर्बीवोर्स उस एरिया के अंदर रहते हैं, तो वो सबको हंट करता है। वो डियर को भी हंट करेगा, बफेलो को भी हंट करेगा। राइट, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो जितने हर्बीवोर्स होते हैं उनकी सभी जितनी उनका वहां पे पॉपुलेशन होती है, तो उनकी एक प्रॉपर पॉपुलेशन मेंटेन हो सकती है। तो प्रीडेशन जो है वो इंश्योर करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है एक ही तरह का स्पीसीज सर्वाइव ना करे, क्योंकि वो दूसरे स्पीसीज को भी हंट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे जो डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन हो सकती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही क्रिटिकल ये स्टेटमेंट है कि प्रीडेटर्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पीसी डाइवर्सिटी बनी रहे। देखिए जैसे जो डियर होगा, ठीक है, डियर होता है वो हमारा हर्बीवोर है, सपोज वहां पे काऊ है, सपोज वहां पे बफेलो है, सपोज वहां पे कोई दूसरे भी जो हर्बीवोर्स हैं। अब इन हर्बीवोर्स के बीच में आपस में कंपटीशन हो रहा है फॉर द ग्रास, फॉर द ग्रीन प्लांट्स। Why? Because all of them are going to consume the green plants and the grass. So all these herbivores are in a kind of competition for the same common resource, which is our green plant or our grass. Right? और competition is also a negative interaction. तो हो सकता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं जो आपस में कंपटीशन करते हैं, इनमें से हो सकता है कोई एक हर्बीवोर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, उसकी कंज्यूम करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो। अगर उसकी कंज्यूम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हो सकता है वो वीक हर्बीवोर को जो है वहाँ से एक्सटिंक्ट भी कर सकता है कंपटीशन की वजह से। तो अगर वो तो वहाँ पे जो प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर जो है वो जो स्ट्रॉन्ग वाला जो हमारा हर्बीवोर होता है उसको कंज्यूम कर सकता है, और ये इंश्योर करता है कि वहां पे हर्बीवोर्स की स्पीसीज डाइवर्सिटी बनी रहे। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल आस्पेक्ट ऑफ द प्रीडेशन इन विच प्रीडेटर्स इंश्योर द स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी अमंग द हर्बीवोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इफ प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट and overexploit its prey, then the prey might become extinct and then okay, वो तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए प्रीडेटर्स जो होते हैं, जो प्रीडेटर्स होता है जो हंट करते हैं, जैसे पैंथर हो गया, लेपर्ड हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब के सब जो है वो प्रीडेटर्स हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो डेफिनेटली ऐसी बात है जो वहाँ पे हर्बीवोर्स है ज़्यादा हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि हर्बीवोर की पॉपुलेशन बहुत कम हो सकती है और वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इसका प्रीडेटर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नाउ बिकॉज प्रीडेटर्स डोंट हैव एनी फूड सोर्स, बिकॉज दे हैव कंज्यूम्ड ऑल द हर्बीवोर्स ऑफ दैट एरिया, सो बिकॉज दे लैक फूड नाउ, सो दे विल ऑल्सो गो एक्सटिंक्ट।
तो बार बार वही बात घूम फिर के सामने आ रही है कि प्रेडेटर और प्रे के बीच में जो पॉपुलेशन है, जो डिमांड एंड सप्लाई है, उसके बीच में बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये टिपिकल एग्जांपल जो है हमने प्रेडेटर का लिया। ठीक है, आप इस एग्जांपल को अच्छे से बता सकते हो, किसी को कहीं पे आए तो इसको आप जो है इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हो। लेकिन जैसे एक लायन जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है एक डियर को बाय कंज्यूमिंग दैट। अब सपोज करो एक हर्बीवोर है, हर्बीवोर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है। किसको कंज्यूम कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स को, ग्रास को। तो एक जो डियर है, एक डियर, नाउ डियर इज कंज्यूमिंग द ग्रीन प्लांट्स, अ ग्रास। तो नाउ अब ग्रास को क्या हो रहा है? ग्रास को नुकसान हो रहा है। इस तो एक जो डियर होता है, डियर और ग्रास की रिलेशनशिप में किसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है? ग्रास के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जब दो स्पीसीज में या दो ऑर्गेनिज्म में किसी एक स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिडेशन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिडेशन। देखिए, टाइगर और डियर के बीच में फाइंड आउट करना ये तो बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत, डियर के बीच में और टाइगर के बीच में नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज डियर इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द टाइगर अल्टीमेटली। तो यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दूर से दिखाई दे रहा है कि डियर को जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन डियर और ग्रास के केस में क्या, जो वेजिटेरियन होते हैं उनके केस में क्या? तो बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग ग्रीन प्लांट्स, डियर्स आर कंज्यूमिंग द ग्रास, तो ग्रास को जो है नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। तो अगर ब्रॉड इकोलॉजिकल टर्म में देखूं मैं, तो ये जो हर्बीवोर्स और प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, दैट कैन ऑल्सो बी सेड एज एन एग्जांपल ऑफ प्रिडेशन। प्लांट्स के लिए तो हर्बीवोर्स ही प्रिडेटर्स होते हैं और हर्बीवोर्स के लिए जो है कार्निवोर्स प्रिडेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ब्रॉड इकोलॉजिकल टर्म में आप ये भी कह सकते हो। अब प्लांट्स जो है, बिकॉज प्लांट्स आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द हर्बीवोर्स, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट डिड द plants do? They have evolved themselves in such a way so that they can protect themselves against the herbivores. तो प्लांट्स ऑल्सो, ये जो इवोल्यूशनरी जो रेस है, इवोल्यूशनरी टाइम स्केल में, प्लांट्स ऑल्सो डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म फॉर देम। ठीक है, डिफेंसिव मैकेनिज्म उन्होंने डिवेलप कर लिया है ताकि हर्बीवोर्स उनको कंज्यूम ना कर सकें। ठीक है, देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ जो है टॉक्सिक केमिकल निकलता है, वो टॉक्सिक केमिकल को जो है सिक्रेट करते हैं ताकि उनको जो है हर्बीवोर्स कंज्यूम ना कर सकें। ठीक है, जैसे निकोटीन होता है, निकोटीन जो टोबैको में होता है निकोटीन। तो जो टोबैको प्लांट होता है वो निकोटीन को क्यों प्रोड्यूस करता है? एक्चुअली निकोटीन जो है उसका बाई प्रोडक्ट नहीं है। निकोटीन इज दैट केमिकल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टोबैको प्लांट फॉर द एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। जैसे कैफीन होता है, क्यूनाइन होता है, ओपियम होता है, ये कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो है इन प्लांट्स ने जो है उसको अब वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि हर्बीवोर उसको कंज्यूम ना कर सके। देखिए, एक ये आप यहां पे दिखाई दी, इसे बोलते हैं कैलोट्रोपिस, इसे बोलते हैं कैलोट्रोपिस। ये एक वीड है। अपने आसपास, अपने गांव में, अपने शहर में ऐसे किसी खाली जगह पे कोई खाली प्लॉट पड़ा रहता है, कोई जो बैरन लैंड होती है, वहां पे आपने इसको देखा होगा, राइट? ऐसे ये उग जाता है, इट्स अ वीड, अनवांटेड प्लांट। और यहां पे इसमें आपके जो व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो कैलोट्रोपिस जो होता है, कैलोट्रोपिस ये जो है टॉक्सिक जो है केमिकल सीक्रेट करता है, टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे ग्रेजर्स होते हैं, जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस वगैरह हो गई, वो इसको कभी भी कंज्यूम नहीं करते हैं। Why? Because as a defense mechanism, calotropis produce harmful chemical toxins. तो इट्स ए डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट द प्रेडेटर्स। जैसे ये मोनार्क बटरफ्लाई जो है ये बहुत ही ज्यादा डिसटेस्टफुल जो है वो केमिकल सीक्रेट करती है, सो दैट अदर प्रेडेटर्स कैन नॉट कंज्यूम दिस बिकॉज दिस इज हाईली डिसटेस्टफुल। खाने में बहुत गंदी होती है, पॉइजनस नहीं होती है बट खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती है। तो ये भी जो ये मोनार्क बटरफ्लाई है, इसका वो डिफेंस मैकेनिज्म है।
डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, देखिए जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे किसी फॉरेस्ट एरिया में क्या है, सपोज वहाँ पे जो है डियर है, वहाँ पे लायन है। ठीक है, तो डियर जो है वो लायन की पॉपुलेशन को जो है चेक रखते हैं इन नेगेटिव फीडबैक के रूप में, और जो लायन है वो उसको करते हैं नेगेटिव फीडबैक के टर्म में। तो सपोज कि करो किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरह का प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है, वो प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है। अभी आप क्या करते हो, आपने आउटसाइड से किसी दूसरे इकोसिस्टम से वहां कोई नया जो है स्पीसी आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई नया स्पीसी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उस नए स्पीसी के अगेंस्ट में जो है, अब वहां के जो प्रीडेटर्स हैं वो तो उस नए स्पीसी को पहचानते नहीं। इवोल्यूशनरी टर्म में दे डोंट नो कि हाउ टू कंज्यूम दिस इज हार्मफुल और दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी, so they are not going to consume that new species which is introduced from outside into that ecosystem। तो ये जो इनको बोलते हैं हम लोग इवेजिव स्पीसीज। ठीक है, इनको बोलते हैं इवेजिव स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज भी बोल सकते हो, इन्वेजिव स्पीसीज, क्योंकि ये स्पीसीज जो उन्होंने वहां पे इन्वेजन कर लिया है, जिसको हिंदी में लोग आक्रमण बोलते हैं, क्यों हमने इनको बाहर से इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, देखो एक इन्वेजिव स्पीसीज का मैं आपको नाम बताता हूँ। आपने सफेदे का पेड़ देखा होगा, यूकोलिप्टस, है ना, वो रोड के दोनों तरफ लगा होता है, यूकोलिप्टस लगा होता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ठीक है, दैट इज एन इन्वेजिव स्पीसीज। वो इंडिया का जो इंडिजिनस नहीं है, वो यहाँ पे नेचुरली ग्रो नहीं करता है। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड यूकोलिप्टस फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का वो इंडिजिनस है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वेजिव स्पीसीज। ऐसे ही यहाँ पे कांग्रेस घास होती है, कांग्रेस घास, कांग्रेस ग्रास जिसको बोलते हैं, वो ऐसे खेत वेत में लगी होती है, फालतू की खराब जगह पे लगी होती है, अगर आप उसको टच करोगे थोड़ी आपकी स्किन पे जो ईचिंग वगैरह होती है, कांग्रेस ग्रास जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इन्वेजिव स्पीसीज। तो इस तरह का जो इन्वेजिव स्पीसीज जो है, आप किसी आउटसाइड इकोसिस्टम से किसी नए इकोसिस्टम के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करते हो, तो वहां के जो प्रेडेटर्स होते हैं दे डोंट नो के व्हाट टू डू विद दिस, हाउ टू हैंडल दिस न्यू स्पीसी विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन आवर इकोसिस्टम। तो जो इन्वेजिव स्पीसीज होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ जो है नए इकोसिस्टम में जो है वो ग्रो करता है। देखिए 1920s में क्या हुआ, 1920s में ऑस्ट्रेलिया में जो है ये कैक्टस को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1920s में। ये वहां का इंडिजिनस नहीं है, तो वहां के जो लोकल प्रेडेटर्स हैं दे डोंट नो अबाउट दिस, दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म अगेंस्ट दिस एंड दे डोंट नो हाउ टू कंज्यूम दिस बिकॉज दिस इज वेरी न्यू फॉर देम। दे हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ कैक्टस इन देयर लाइफ। तो कैक्टस ने क्या किया, बिकॉज कैक्टस के वहां पे प्रीडेटर्स नहीं हैं, उसको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है, तो कैक्टस जो है एक दो डिकेड के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया में जो है चारों तरफ फैल गया। कैक्टस हैज कवर्ड लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट रिड्यूस द लोकल पॉपुलेशन ऑफ अ लोकल स्पीसीज। ठीक है, तो इट क्रिएटेड लाइक लॉट ऑफ मेनेस इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अगेंस्ट में, बिकॉज वहां पे कोई लोकल प्रेडेटर नहीं था, तो एक मोथ को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम साउथ अमेरिका। इस मोथ को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ दिस मोथ हैप्पीली कंज्यूम्स द कैक्टस। तो फॉर दिस कैक्टस दिस मोथ इज अ प्रेडेटर। Now we have created a situation of a predator and a prey. Now after introducing this moth in the atmosphere in the ecosystem, we have created a predator for this cactus. Now ये moth जो है वो इसको consume करता है। 1950s में इसको introduce किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, and now जो है कैक्टस की पॉपुलेशन को वहां पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये होता है प्रेडेटर और प्रे का जो है रिलेशनशिप, प्रेडेटर और प्रे का रिलेशनशिप। तो दोबारा से रिपीट करता हूं कि प्रेडेटर और प्रे का मतलब हमेशा आप जो है लायन और डियर को मत समझो। इट इज नॉट ओनली अमंग्स द एनिमल्स। प्रेडेशन जो है इट कैन बी अ रिलेशन बिटवीन हर्बीवोर एंड द प्लांट्स ऑल्सो। दैट इज ऑल्सो ब्रॉड सेंस की अगर मैं बात करूं तो दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रेडेशन। वाई? बिकॉज इसमें एक स्पीसी जो है नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, दूसरा स्पीसी जो है वो उसको कंज्यूम कर रहा है फॉर द सेक ऑफ एनर्जी एंड फॉर द न्यूट्रिएंट डिमांड, राइट। चलिए, सेकेंड जो नेगेटिव इंटरेक्शन है वो है कंपटीशन। वो है कंपटीशन। बहुत बार सुना होगा, हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच में भी आपस में कंपटीशन होता है। वाई? बिकॉज जो पोस्ट होती हैं जो यूपीएससी निकालता है वो लिमिटेड होती हैं,
वो लिमिटेड होती हैं, और उन लिमिटेड सी पोस्ट के लिए जो फाइट करते हैं वो लोग जो है ज़्यादा लोग फाइट करते हैं, इसलिए कंपटीशन है। सपोज करो यूपीएससी ने जो है 1000 पोस्ट निकाली और तैयारी करने वाले भी सिर्फ 1000 लोग हैं, सो देयर इज नो कंपटीशन इन दैट केस, because everybody at the end of the day everybody is going to get one post. Now because there are 800-900 posts and there are lakhs of the students, so that is why there is competition. That is why this exam is called competitive exam. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहां से एक इसकी जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। सो दैट इज द, तो यहां पे हो क्या रहा है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, कंज्यूम करने वाले ज्यादा हैं और फूड सोर्स जो है वो कम है, तो इससे जो है कंपटीशन डेवलप होता है। ये बहुत ब्रॉड सेंस में मैंने आपको कंपटीशन की डेफिनेशन दी है। हमारे इकोसिस्टम में हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में आपको भी देखते हैं हम लोग। तो कंपटीशन जो है वो दोनों पार्टीज के लिए हार्मफुल होता है, पहली बात तो आपको ये जानने की जरूरत है। दो पार्टी होती हैं जिसमें दोनों स्पीसी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। ये इंटर स्पीसीज भी हो सकता है और आपका इंट्रा स्पीसीज भी हो सकता है, यानी कि दो अलग अलग स्पीसी भी हो सकते हैं और जो एक ही सेम स्पीसी के दो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे लायन और लायन के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, लायन, ठीक है, और दूसरा कोई स्पीसी हुआ उसके बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। दो डिफरेंट स्पीसीज जैसे फोक्स हो गया, लायन हो गया, उनके बीच में भी कंपटीशन हो सकता है फॉर द सेम फूड सोर्स, तो राइट। तो इंटर स्पीसीज भी हो सकता है और इंटर स्पीसीज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो, 2 or more members of the same species or the members of a different species of the same trophy compete for the common resource। ये कॉमन रिसोर्स वर्ड वाला आपने जो है वो याद रखना है। देखिए जब कॉमन रिसोर्स होगा ना तभी फाइट होगा, ठीक है, तभी फाइट होगा। अगर मैं वेजिटेरियन हूं और कोई और पर्सन जो है वो नॉन वेजिटेरियन है तो कोई उनके बीच में कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों की फूड हैबिट्स अलग अलग है, वो अलग कंज्यूम करेगा, मैं अलग कंज्यूम करेगा। कंपटीशन तब डेवलप होता है जब दोनों जो है स्पीसी जो है जिसमें दोनों जो पार्टी होती हैं वो सेम फूड सोर्स के ऊपर जो है कॉमन सोर्स के लिए फाइट करती हैं। तो कंफ्लिक्ट होना जरूरी है, कंफ्लिक्ट होगा तो कंपटीशन होगा, ठीक है। अब ये जो 2 और 2 से ज्यादा स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन इंटरेक्शन होता है, तो यहां पे अगर कोई सपोज करो कि जैसे मान लो चीता है, चीता, ठीक है, चीता और फॉक्स, ठीक है, दे आर फाइटिंग फॉर द सेम कॉमन सोर्स, ठीक है, बिकॉज बोथ आर कार्निवोर्स, तो दे आर फाइटिंग फॉर द सेम सोर्स। अब सपोज करो चीता जो है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू फोक्स आर वीक, सपोज फोक्स आर वीक एंड चीताज आर मोर पावरफुल। जब दोनों पार्टी में जब एक जो है ज्यादा पावरफुल हो जाता है एज कंपेयर टू अदर, तो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस पावरफुल स्पीसी कैन एलिमिनेट द वीकर स्पीसी फ्रॉम द इकोसिस्टम, ठीक है। समझ में, बहुत ही जनरल टर्म है, ये बहुत जनरल टर्म है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर ये ऐसा होता तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ सबसे पावरफुल स्पीसी ही बचता, वीक स्पीसीज तो होते नहीं। बट वी कैन ऑब्जर्व दैट हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो है वो वीक भी मिलते हैं, पावरफुल भी मिलते हैं, लेस पावर भी मिलते हैं, मीडियम वाले भी मिलते हैं, सब एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से आई कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज वेरी एक्सट्रीम, that in case of two species which are fighting for the common source, it is not always necessary that weaker one will be eliminated by the powerful one. No, this is not always true. इसके बारे में थोड़ा सा और आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो दो कंपटीशन करने वाली जो स्पीसी होते हैं, कंपटीशन करने वाले दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक ही एरिया के अंदर जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि एक फॉरेस्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो चीता भी होना चाहिए, वहां पे लायन भी होना चाहिए। नो, दिस इज नॉट नेसेसरी। नो, अलग अलग एरिया में रहने वाले स्पीसी भी जो है आपस में कंपटीशन कर सकते हैं। दे कैन बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट, स्टिल देयर कैन बी अ कंपटीशन। अब सुनने में आपको बड़ा सा अजीब लग रहा होगा, सर 1000 किलोमीटर दूर से जो है स्पीसी कैसे कंपटीशन कर सकते हैं कॉमन फूड के लिए? नो, इट इज पॉसिबल। हाउ दिस इज पॉसिबल? इन केस ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी, इन केस ऑफ माइग्रेटरी, देखिए साउथ अमेरिका में जो है, साउथ अमेरिका में, इवन इंडिया में भी जो है माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, ठीक है। साइबेरिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज, फ्लेमिंगोज आते हैं,
राइट। तो फ्लैमिंगोज जो होते हैं, जो साइबेरिया सेंट्रल एशिया से आते हैं, इंडिया में आते हैं, साउथ अमेरिका में जाते हैं, आफ्टर कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, बिकॉज दे आर माइग्रेटरी स्पीसीज। तो वो क्या करते हैं, जो उन लोग जहां पे वो माइग्रेट होते हैं, जैसे इंडिया में साउथ अमेरिका में, वहां पे जो लेक्स होती हैं, लेक्स के अंदर जो फिशेज पाई जाती हैं, जो जू प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, वो उनके लिए फाइट करते हैं, उनके लिए फाइट करते हैं। देखिए, उस लोकल एरिया में रहने वाले जो कार्निवोर्स हैं, जो वहां पे रहने वाले स्पीसी हैं, डेफिनेटली वो तो उसको पहले से कंज्यूम कर ही रहे थे, बिकॉज वो तो उनका वहां पे सोर्स था ही। लेकिन दूसरे एरिया से आने वाले जो स्पीसीज थे, नाउ दे आर ऑल्सो इन द कॉम्पिटिशन। लेकिन वो सीजनल होता है, क्योंकि वो तो 1-2 महीने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, बट कंपटीशन तो होता है ना। तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी अगर एग्जाम में आ जाए इस तरह की स्टेटमेंट कि कंपटीशन के लिए जो 2 स्पीसी होते हैं उनको एरिया की ही एरिया में एग्जिस्ट होना चाहिए। नो, दैट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। 2 स्पीसीज विच आर staying in a different areas thousands of kilometer apart, there can be competition in case of migratory species, in case of migratory species। तो उस तरह से भी कंपटीशन हो सकता है। अब एक बहुत ही, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि कम पोस्ट होती हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि कंपटीशन के लिए जो है वो फूड जो है वो स्कार्स होना चाहिए, फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होनी चाहिए, तभी कंपटीशन होगा। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। दैट इज अगेन वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दैट फूड सोर्स शुड बी स्कार्स इन ऑर्डर टू हैव अ कंपटीशन इन आवर इकोसिस्टम। नो, अगर फूड सोर्स काफ़ी है, इफ इट इज़ प्लेंटीफुल, स्टिल देयर कैन बी कंपटीशन, स्टिल देयर कैन बी कंपटीशन बिटवीन 2 स्पीसीज। ठीक है, देखिए यहां पे मैं 2 टर्म आपको बताऊंगा। एक है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं गॉज लॉ। गॉज लॉ, गॉज वॉज अ रशियन बोटनिस्ट। ठीक है, रशिया से थे ये। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो 2 स्पीसी होते हैं जो आपस में कंपटीशन करते हैं, यानी कि 2 कॉम्पिटिटिव स्पीसीज, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2 कॉम्पिटिटिव स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली जब वीकर वन विल बी एलिमिनेटेड बाय द पावरफुल वन। This is called competitive exclusion principle, which was given by the Gauss, which he was a Russian botanist. Was a Russian botanist, right? इसे बोलते हैं competitive exclusion principle, यानी कि कंपटीशन में जो है किसी एक स्पीसी का जो है एक्सक्लूजन हो गया। There is a powerful species, there is a weaker species, both are having competition, so definitely जो powerful one होगा वो उसको extinct कर देगा, that is called this, but दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। डार्विन ने भी ऐसा बोला है, जिसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने यह बोला है अपनी इवोल्यूशनरी थ्योरी में कि ऐसे स्पीसीज, ऐसी पॉपुलेशन जो अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं, दे विल सर्वाइव, और जो नहीं कर पाते दे विल गो एक्सटिंक्ट। दैट वाज ऑल्सो टोल्ड बाय द डार्विन। तो गॉस से पहले यह बात ना डार्विन ने भी बोली थी, बट नो, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दूसरी जो टर्म होती है दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। देखिए इसका क्या मतलब है कॉम्पिटिटिव रिलीज का। मैं कोई ब्लैंक स्लाइड देखता हूं मैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज का देखिए मतलब होता है जैसे कोई ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया है तो डेफिनेटली देयर वुड बी लॉट ऑफ पॉपुलेशन अराउंड हियर। ठीक है, देयर वुड बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑल दैट। सपोज इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पे जो है वो रहते हैं चीतास, यहां पे रहते हैं चीतास, और इस पर्टिकुलर एरिया में जो है यहां पे रहते हैं टाइगर्स, यहां पे रहते हैं टाइगर्स। नाउ बिकॉज चीतास एंड टाइगर्स दे हैव अ सेम फूड हैबिट्स, ठीक है, सो दे वुड बी इन सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। नाउ देयर टेरिटरीज आर डिफाइंड। टाइगर्स यहां पे रह रहे हैं, दे आर हैविंग एम्पल फूड्स, चीता यहां पे रह रहा है तो वो वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, वो वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, जिनको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज जो है प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ फॉर एनी रीजन, इफ वन ऑफ द 2 स्पीसीज इज रिड्यूस्ड इन नंबर्स, देन, और reduced in numbers or completely removed,
देन अनदर स्पीसी विल इंक्रीज द टेरिटरी। जैसे मान लो सपोज यहां पे जो है चीता जो है, देयर वर 15 चीतास एंड देयर वर 7 टाइगर्स। तो ये जो रिलीज प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, सपोज नाउ चीतास आर रिमूव्ड और reduced in number. Now suppose there are only 3 cheetahs. Suppose they are going to die or they are dead for any reason. Maybe some poaching, maybe some bacteria infection, maybe there can be any reasons. Suppose now their numbers are reduced or they are completely removed. So now area and the territory of these tigers will be increased. Now they will expand their reach. They will expand their reach. This kind of principle is called competitive release. Competitive release. ठीक है। तो जब एक स्पीसी दो में से रिमूव हो जाता है या वो उसके नंबर कम हो जाते हैं तो दूसरा स्पीसी होता है वो टेरिटरी को जो है एक्सपैंड कर देता है। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है। तो दो टर्म है, आपको दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है। चलिए एक चीज और, अभी कई बार मैं ये बात कर चुका हूँ, ठीक है, कई बार मैं ये बात कर चुका हूँ, कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर में हम लोग देख चुके हैं कि जो दो स्पीसीज होते हैं दे कैन नॉट को एग्जिस्ट फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। Why? Because ultimately stronger one will exclude और एलिमिनेट द वीकर वन। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अल्टीमेटली जो है वो स्ट्रोंगर जो है वो विनर होगा और दूसरे वाला जो है ही विल लूज एंड ही विल गो एलिमिनेटेड, राइट। बट ऐसा नहीं है, इकोसिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। देखिए जैसे आपकी क्लास में जो है 10 लोग हैं, ठीक है, अगर आप मान लो अभी 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आप आपस में कंपटीशन में हो, ठीक है, क्योंकि आप जो है लिमिटेड पोस्ट के लिए जो है वो फाइट कर रहे हो, तो यू आर इन अ कंपटीशन। इज दैट कंपटीशन डेडली, नेगेटिव और पॉजिटिव? इट डिपेंड्स। तो यहां पे वो पोस्ट पाने के आपके पास ना 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप जो है किसी को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, पोस्ट आपके पास चली जाएगी इफ यू आर पावरफुल वन, बट दैट डजंट हैपन लाइक दैट, ठीक है, जंगल में हो सकता है वो। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, आप साथ में आओ, साथ में पढ़ाई करो और उसके बाद देखो कि जिसको जो मिलता है रैंक जो है वो अपने रैंक के हिसाब से ले लेगा। तो जरूरी नहीं है कंपटीशन हमेशा नेगेटिव ही हो। देखिए हम तो इंसान है, हमारे पास तो ब्रेन है, हम लोग तो चीज़ों को अच्छा बुरा सोच सकते हैं, तो हम लोगों तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। बट हमारे इकोसिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर जो है देयर आर मैनी स्पीसीज, मैनी ऑर्गेनिजम्स, दे हैव ऑल्सो डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ सिस्टम जिसको बोलते हैं पार्टीशनिंग, जिसको बोलते हैं पार्टीशनिंग, ठीक है। जैसे बचपन में करते हैं ना, जो सिस्टर ब्रदर होते हैं, जो आपस में ब्रदर होते हैं, फिर वो लड़ाई करते हैं कि ये जगह मेरी है, वो जगह मेरी है। तो पेरेंट्स आके मम्मी या पापा को उनको बोलते हैं देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, आधा आधा ले लो, आधा तुम्हारा आधा इनका, मतलब नाउ यू आर गोइंग टू पार्टीशनिंग, और अपने अपने पोर्शन में खुश रहो, ठीक है। क्योंकि अगर खुश ऐसे नहीं करोगे तो आप आपस में नुकसान होगा, कंपटीशन में दोनों पार्टी को नुकसान होता है, राइट। तो पार्टीशनिंग करते हैं। हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीसी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑल्सो डू पार्टीशनिंग वेरी स्मार्टली। दे आर वेरी स्मार्ट बिकॉज दे नो कि कंपटीशन से जो है किसी का भला होने वाले नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो बैठ के मीटिंग करते हैं आपस में कि देखो भैया ये तुम्हारी जगह, ये मेरी जगह, चलो पार्टीशनिंग कर लेते हैं। नो, इट डजंट हैपन दैट वे। इवोल्यूशनरी वो इस तरह से डेवलप हुए हैं, इवोल्व हुए हैं, दैट दे डू पार्टीशनिंग। तो एक ही जो सोर्स होता है, एक ही सोर्स, ठीक है, जो पावरफुल होता है और जो वीक होता है, वो पावरफुल वीक को एलिमिनेट नहीं करता है। पावरफुल जो है वीक के साथ जो है समझौता करता है, अग्रीमेंट करता है कि देखो तुम जो है 8 से 12 बजे तक हंट करना और मैं जो है वो शाम को जो है 5 से 9 बजे के बीच में करूंगा। तो दे कैन डू ऑल्सो लाइक दैट, राइट। तो दैट इज ऑल्सो पार्टीशनिंग। वो टाइम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही टाइम पे आएंगे तो वो कंपटीशन करना पड़ेगा, तो वो अपना अपना टाइम अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। या फिर वो ऐसा कर सकते हैं कि देखो ये एरिया तुम्हारा है, तुम यहाँ पे आराम से रहो, आराम से कंज्यूम करो, चीज़ों को एंजॉय करो, और मेरा एरिया ये है, तुम मुझे परेशान करो ना मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तो वो हैबिटाट को भी जो है पार्टीशनिंग कर सकते हैं।
उस एरिया की भी पार्टीशनिंग कर सकते हैं, और वो फूड की भी पार्टीशनिंग कर सकते हैं, फूड की भी पार्टीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। जैसे लिजर्ड का यहाँ पे एग्जांपल है, लिजर्ड का एक एग्जांपल है, ठीक है। जो लिजर्ड होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि लिजर्ड जो हैं, एक तरह के लिजर्ड जो है वो दिन में जो है पर्टिकुलर टाइम पे ही एक्टिव होते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं तो दूसरी तरह के लिजर्ड जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो आराम से जो है वो रेस्ट कर रहे होते हैं। जब पहले वाले जब इनएक्टिव हो जाते हैं तो दूसरे वाले वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लिजर्ड के अंदर एक ही ट्री पे जो है कुछ ब्रांचेस में जो है कुछ पर्टिकुलर लिजर्ड जो है एक्टिव होते हैं, दूसरी वाले में दूसरे लिजर्ड एक्टिव होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। और कई जगह पे ये भी देखा गया है, जैसे दिन के टाइम में जो है वो चीता या जो फोक्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जो लायन होते हैं, जो टाइगर होते हैं, वो रात के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्टीशनिंग, एंड दे हैव डन इट वेरी स्मार्टली, बिकॉज थ्रू पार्टीशनिंग बोथ पार्टीज कैन सर्वाइव, दे कैन स्टे हैप्पीली, राइट। सो बहुत स्मार्ट तरीके से करते हैं। तो ये कहना कि जो पावरफुल होगा वो वीक को हमेशा एलिमिनेट कर देगा, नो, वो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। दे आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। हालांकि डार्विन ने ऐसा ही बोला था नेचुरल सिलेक्शन की बात जब उन्होंने की थी, बट डार्विन इज नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरासिटिज्म। पैरासाइट, ठीक है। आपके घर में अगर कोई पेट है, सपोज यू हैव सम कैट और सपोज यू हैव सम डॉग, तो कई बार जो है कैट्स और डॉग्स के ऊपर जो है आपने इस तरह से ये टिक्स देखे होंगे, टिक है ना, चिपक जाते हैं उनकी स्किन के ऊपर, फिर आप जो है इनको टाइम टू टाइम वहां से रिमूव करते हो। तो वो उसकी स्किन के ऊपर क्या करते हैं, जो टिक होते हैं, तो उसकी टिक जो है उसकी स्किन से जो है वो ब्लड को सक करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, और वहां पे उसके बालों में रहते हैं। तो ये जो टिक के लिए जो उसकी स्किन होती है वो शेल्टर का काम भी करती है, फूड का काम भी करती है। अब इससे आपके डॉग को क्या बेनिफिट होता है? जीरो बेनिफिट। डॉग को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, और टिक को स्वभाव फायदा ही फायदा होता है। इसे बोलते हैं पैरासिटिज्म। जब एक पार्टी को जो है नुकसान होता है, दूसरी पार्टी को फायदा होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो सर के अंदर को है जुएं चलती हैं, जिनको लाइस बोलते हैं, लाइस, राइट, लाइस। तो लाइस का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? डेफिनेटली वो आपसे फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आपका ब्लड सक कर रहे हैं, ठीक है, शेल्टर दे रहे हो आप उसके सर में अपने, और उनको तो बेनिफिट है, आपको नुकसान ही नुकसान है। तो भैया अपने बालों वालों को साफ रखा करो ताकि लाइस वाइस ना हो। तो लाइस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जो है पैरासिटिज्म। तो एक चीज आपने समझ लिया कि पैरासिटिज्म जो होता है इसमें दो पार्टी होती हैं डेफिनेटली, जिनमें से एक पार्टी को नुकसान होता है, दूसरी पार्टी को प्रॉफिट होता है। तो जब किसी एक पार्टी को नुकसान होता है तो दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटरस्पेसिफिक मतलब दे आर गोइंग टू बी बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। और ये जो पैरासाइट होते हैं ये क्या करते हैं? देखो, एक हो गए टिक, टिक होता है पैरासाइट, और जिसकी बॉडी पे ये रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो पार्टी ऑर्गेनाइजर जो होता है उसको बोलते हैं होस्ट, उसको बोलते हैं होस्ट। तो ठीक है, वो मेहमानों का स्वागत करता है, उनको ड्रिंक देता है, फूड देता है, तो वो होस्ट होता है, ठीक है। और जो मेहमान होते हैं, कोई मेहमान ऐसे होते हैं कि वो जाते ही नहीं, आपने सोचा था कि वो 2 दिन के लिए आएंगे, लेकिन वो 20-25 दिन तक आपके घर पे ही रह रहे हैं। अतिथि तुम कब जाओगे? तो उस तरह के जो अतिथि होते हैं, जो अनवांटेड होते हैं, उनको दे कैन बी कॉल्ड पैरासाइट। अब बोलना मत किसी को ऐसे पैरासाइट, बट यस, पैरासाइट का फंक्शन ही होता है, जो होस्ट होता है दे इंपैक्ट द होस्ट नेगेटिवली, दे हार्म द होस्ट, ठीक है। तो होस्ट और पैरासाइट ये दो टर्म है यहां पे, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, ठीक है। अब यहां पे जो है दो सिचुएशन हो सकती है मोस्टली केसेस में। जो होस्ट होता है वो होस्ट जो है जो पैरासाइट होता है वो होस्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन होस्ट जो है वो पैरासाइट के बिना सरवाइव कर सकता है। आपके डॉग के जो है ऊपर टिक लगे या ना लगे, डॉग तो सरवाइव कर सकता है, लेकिन टिक जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। जुएं जो है वो आपके बिना सरवाइव नहीं कर सकती, आप जुएं को बिना मस्त सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो पैरासाइट होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं, जैसे लाइस हो गया, जैसे टिक हो गए, और ये आपकी बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं।
तो जो बॉडी के ऊपर होते हैं, जो स्किन के ऊपर बोलते हैं, उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स, और जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। बॉडी के अंदर जो पैरासाइट होते हैं, जैसे आपका लीवर के अंदर हो सकते हैं, आपका गॉल ब्लैडर के अंदर हो सकते हैं, आपकी किडनी के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। सो दे वुड सर्वाइव देयर, राइट। तो दे आर कोल्ड एंडोपैरासाइट्स, और जो लाइस वगैरह होती है दे आर कोल्ड एक्टोपैरासाइट्स। जैसे हमारा जो लीवर होता है, ह्यूमंस का जो लीवर होता है, इसके अंदर भी जो है पैरासाइट पाए जाते हैं, ठीक है, पैरासाइट पाए जाते हैं। जनरली जो बाइल होता है, बाइल आपका जो लीवर होता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ पैरासाइट पाए जाते हैं, और वो इस तरह की जैसे कुछ ऐसे होते हैं, वो वॉर्म टाइप के होते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। जब आप कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करते हो, कंटेमिनेटेड जब वाटर आप कंज्यूम करते हो, तब वो आपकी बॉडी में जो है वो डेवलप हो जाते हैं और आपके को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, और वो सर्वाइव करते हैं। फिर आपको डॉक्टर वगैरह को दिखाना पड़ता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम जिसे मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं, मलेरिया, ठीक है। देखिए, मच्छर के काटने से आपको मलेरिया नहीं होता है, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है उसकी वजह से आपको ही मलेरिया होता है, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, अब यहां पे है पैरासाइट, है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो होस्ट के ऊपर के पास डायरेक्टली नहीं आ सकता, वो होस्ट के ऊपर डायरेक्टली ट्रेवल नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कोई मीडियम, उसको चाहिए कोई वेक्टर, जिसे बोलते हैं वेक्टर। तो ये क्या करता है पैरासाइट, पहले ये उस वेक्टर के पास जाएगा, और जब वो उस वेक्टर के बीच में और आपके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, तो फिर वो आपकी बॉडी में आता है। तो वो जो मच्छर होता है, मॉस्किटो, तो ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, ये पहले जो है उस मॉस्किटो को इन्फेक्ट करता है, फिर ये उसको वेक्टर बना के फिर आपकी बॉडी में एंटर करता है, जब वो मॉस्किटो जो है आपको बाइट करता है, ठीक है। तो कई स्टेज हो सकती हैं, फाइनली वो जो है आपकी बॉडी में पहुंचता है, तो आप उसको, वो आपकी बॉडी में एंजॉय करता है, आपको बीमार करता है, डिजीज करता है, ठीक है। सो दैट इज द पैरासाइटिज्म। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। देखिए, बचपन में कहानी सुनी होगी आपने पेरेंट्स से, कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहानी सुनी होगी कि जो कोयल होती है ना, कोयल, वो इतनी तेज होती है, इतनी क्लेवर होती है कि वो जो कौवा होता है, क्रो, उसके नेस्ट में जाके जो है अपना अंडा देती है। अब जो क्रो होता है, जो कुकू होता है, दोनों का ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो कुकू जो होता है, जो कोयल होती है, जब वो उसके नेस्ट में अंडे देती है, तो ये जो नेस्ट के अंदर जो, अब नेस्ट के अंदर जो आप यहां पे देख सकते हो, नेस्ट के अंदर जो है क्रो के भी एग हैं और कुकू के भी एग हैं। तो क्रो क्या करता है, इन अंडों को जो है इंक्यूबेट करता है, इनको सेकता है, ठीक है। इनमें से जो बच्चे निकलते हैं, बच्चे जो इनमें से निकलते हैं, ठीक है, तो क्रो जो है वो दोनों बच्चों को, कुकू वाले बच्चों को भी और अपने वाले बच्चों की भी, दोनों की देखभाल करता है, उनको फूड लाता है, उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, और एट द एंड ऑफ द डे जो है कुकू वाला जो बच्चा होता है वो अपना आराम से वहां से भाग जाता है, ठीक है। ये भी एक पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, जिसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म हमेशा लाइस की फॉर्म में होगा, बैक्टीरिया की फॉर्म में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। इट इज अ वेरी फैंटास्टिक, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिज्म, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो टर्म मैं आपको कराने वाला हूं वो है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म, देखिए, पैरासिटिज्म में एक पार्टी को फायदा हो रहा था, दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा था। अमेंसलिज्म में क्या होता है, अमेंसलिज्म में एक पार्टी को जो है नुकसान होता है और दूसरी पार्टी जो है अनअफेक्टेड होती है। अनअफेक्टेड यानी कि एक को पता ही नहीं है कि दूसरे को नुकसान हो गया, एक को पता ही नहीं है। जैसे आप सड़क पे चल रहे होते हो, आप सड़क पे जब चल रहे होते हो, तो हो सकता है आपके पैरों के नीचे कोई वर्म आ जाए, कोई अर्थवर्म आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपके पैरों के नीचे आया और आप तो निकल लिए वहां से, आप तो अनहार्म्ड हो, आपको तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो तो मर गया ना बेचारा। कैन आई से दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अमेंसलिज्म? यस, आई कैन से, because we are unaffected but they are completely harmed, तो that is an example of अमेंसलिज्म। अब देखिए, जो बड़ा ट्री होता है, एक लार्ज ट्री होता है, तो होता क्या है, लार्ज ट्री जो है वो सनलाइट को जो है वो रोकता है, इट विल एक्ट लाइक अ बैरियर फॉर द सनलाइट। तो जो बड़ा ट्री होता है उसके नीचे जो है सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन ग्रास को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए फॉर द सेक ऑफ द फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो जब वहां पे सनलाइट ही नहीं आएगी तो नीचे वाला जो है वो ग्रास फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो वहां पे ग्रास जो है वो ग्रो ही नहीं करेगा,
तो जो ग्रास है उसको तो हार्म हो रहा है ना, लेकिन जो लार्ज ट्री है वो अनअफेक्टेड है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म। तो इसमें जो अफेक्टेड पार्टी होती है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो पार्टी अफेक्ट कर रही होती है उसको बोलते हैं इनहिबिटर। यानी कि यहां पे जो ट्री है वो है इनहिबिटर और जो ग्रास है वो है मेंटल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी आपके। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है मेंसलिज्म का। ठीक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, वन स्पीसीज इज हार्म्ड वेयर एज अदर इज अनअफेक्टेड, अमेंसलिज्म। जो लास्ट है हमारा वो बचता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन। न्यूट्रलिज्म में जो है किसी तरह का ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव होता है। तो मतलब जो इसमें दो स्पीसीज होते हैं दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दे डोंट हैव एनी रिलेशन एट ऑल, और इफ दे हैव एनी रिलेशन दैट इज नॉट पॉजिटिव, दैट इज नॉट नेगेटिव। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दे डोंट हैव एनी रिलेशन, दे डोंट हैव एनी रिलेशन, दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड न्यूट्रलिज्म। जैसे कोई ट्री है, एक ट्री के ऊपर जो है स्क्विरल भी रहती है और उसके ऊपर बर्ड भी रहते हैं। अब स्क्विरल जो है इसका डिफरेंट नीश है, बर्ड्स का जो है डिफरेंट नीश है, वो अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उनका नीश अलग है, उनका हैबिटाट जो है एरिया वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलिज्म। दे डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, पॉजिटिवली भी नहीं नेगेटिवली भी नहीं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलिज्म। तो यहां पे हमारी कवर होती हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल रिलेशनशिप। एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत टेबल से आप इसको याद कर सकते हो। ये टेबल आपको याद करनी है, बहुत ही बढ़िया टेबल बनाई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म, न्यूट्रलिज्म। ठीक है, स्पीसी वन म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को जो है इट्स अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, राइट। दोनों को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस टाइप का रिलेशनशिप होता है। तुम मुझे फूड दो मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, राइट। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जैसे आपके और मेरे बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। कमेंसलिज्म, एक को जो है बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन, कंपटीशन में भैया सबका नुकसान होता है, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें दोनों पार्टी को नुकसान होता है। ठीक है, वो सर्वाइवल वाली चीज़ यहाँ पे याद रखना। ज़रूरी नहीं है कि पावरफुल ही हमेशा सर्वाइव करेगा, पावरफुल और वीक जो है दोनों सर्वाइव कर सकते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पार्टीशनिंग। ठीक है, प्रिडेशन, प्रिडेशन में एक पार्टी को जो है वो बेनिफिट होता है, दूसरी पार्टी को नुकसान होता है, जैसे लाइस और जो है टिक वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। पैरासाइटिज्म, ठीक है, पैरासाइटिज्म, ओ सॉरी, यहाँ पे जो है आप लायन का और डियर वाला एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे आप जो है ग्रास और डियर वाला एग्जांपल भी कर सकते हो, ग्रास और डियर वाला एग्जांपल भी कर सकते हो, या फिर आप लायन और डियर वाला एग्जांपल भी कर सकते हो। ठीक है, पैरासाइटिज्म, ठीक है, पैरासाइट होते हैं, जैसे आप जो है जैसे यहाँ पे टिक जो है और डॉग। ठीक है, टिक और डॉग वाला एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में जो है एक को नेगेटिव होता है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे आप जो है आप ग्रास का एग्जांपल दे सकते हो और यहाँ पे जो है आप जो है एक ट्री का एग्जांपल दे सकते हो। न्यूट्रलिज्म में जो है आप जैसे बर्ड का एग्जांपल दे सकते हो, स्क्विरल का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये टेबल जो है पूरा समराइज करता है आपका अब तक जितने भी चीज़ें कराई हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ये जो आपको मैंने जो बायोटिक इंटरेक्शन कराया उसके बेसिस पे कुछ जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन है। दीज आर द 4 क्वेश्चंस, मे बी देयर आर मोर, लेट मी चेक। ओके, देयर आर 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस और इनका आंसर जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखोगे। इनका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे और सर बाद में जो है इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ये सारे की सारी चीज़ें जो है मैंने आपको डिस्कस की हैं, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो या तो आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू हैव सो मेनी चैनल्स टू रीच टू अस। ठीक है, रीच टू अस एंड वी विल रिप्लाई टू यू एंड ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, और मोस्टली केसेस में तो डेफिनेटली आपको वैसे क्लियर हो ही जाएगा, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन ऑलवेज रीच टू अस। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।